साथ एक लड़के की शादी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा हकीकत में हुआ है, वास्तव में हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि दो लड़कियों से एक साथ शादी परिवार समाज की रजामंदी से हुई। इस अनूठी शादी में शामिल हुए। धूमधाम के साथ दूल्हे ने दोनों दुल्हनों के साथ शादी की रस्में पूरी की और दोनों के साथ फेरे पूरे किए। बताया जा रहा है कि चंदू नाम के इस लड़के को दोनों लड़कियों से प्यार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि एक लड़की का नाम हसीना और दूसरी का नाम सुंदरी है। दोनों लड़कियां चंदू से शादी करके एक साथ रहने पर राजी भी हो गई। इस अनोखी शादी पर परिवार वालों ने भी आपत्ति नहीं जताई और न ही समाज बिरादरी को कोई एतराज हुआ। काम साइड गए थे तो न मैंने देखी इसको पसंद करने लगी और वहीं से बातचीत कर रही थी। तो दोनों को पसंद था मेरा। ये कुछ नहीं बोले आपको? नहीं। तो इन लोगों का क्या विचार था? दोनों करवाने का विचार था। हालांकि ये शादी गैर कानूनी है, लेकिन बस्तर के आदिवासी समुदाय में एक से ज्यादा पत्नियां रखने की परंपरा है। फिर भी एक ही मंडप में दो लड़कियों से शादी चर्चा की वजह बन गई। गांव वालों की रजामंदी और मौजूदगी में बाकायदा बाजे गाजे और आदिवासी रीति रिवाज के साथ ये शादी संपन्न हुई। विवाह के लिए कार्ड भी छपवाए गए और बड़ी तादाद में मेहमान इस शादी में शामिल हुए। कोरोना वैक्सीन जल्द ही आने वाली है और इसके लिए आज दूसरी बार देश भर में ड्राई रन किया गया। दिल्ली में जो ड्राई रन हुआ उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। इस समय हम मदन मोहन मालवीय दक्षिणी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन रूम में हैं। ये रूम नंबर 2 है, जहां वेटिंग रूम के बाद से इसी रूम नंबर 2 के बाद से यहां पर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन यानी जो बेनिफिशियरी उसके वेरिफिकेशन के बाद से यहां पर आप देखेंगे तो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो आप देखेंगे कैसे डॉक्टर यहाँ समझा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये इंस्ट्रक्शंस के जरिए यहाँ पर तमाम बेनिफिशियरी को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर तो आप इंजेक्शन की प्रोसेस कैसे शुरू हो रहे हैं। आप देखेंगे इसी बॉक्स के अंदर से ही यहाँ पे ये इंजेक्शन लगाए, यहाँ पे ये नीडल्स तैयार कर रहे हैं डॉक्टर। जहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं वो खुद आप देखेंगे यहाँ पर वैक्सीनेशन यहाँ पर किस हिसाब से देखिए डमी जो वैक्सीनेशन है वो जब कोरोना की वैक्सीन आएगी वो कैसे प्रोसीजर पूरा होगा वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे हिसाब से कॉटन लेके उसके बाद से फिर इस हिसाब से इंजेक्शन लगाते नजर आते हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस होगा और बेनिफिशियरी होंगे इसी तरह से इंजेक्शन लगवाएंगे। मैम आपने अभी इंजेक्शन लगाया है, ठीक लगा? ठीक लगा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम जिस हिसाब से लगातार वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस चल रहा है, ड्राई रन जिसे डमी रन कह रहे हैं, तो अभी जो सबको समझ में आ रही है बातें? हाँ जी, सबको समझ में आ रही है। प्रोसेस क्या है? इसमें हमें पहले पेशेंट की आईडी कार्ड लेके आना है, पेशेंट का पूरी हमें नाम वगैरह कंफर्म करना है। उसके बाद हमें फिर वैक्सीन पेशेंट को लगानी है। पेशेंट को बताना है कि इस वैक्सीन से क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं और इसको लगाने के बाद आपको हाफ एन आवर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आफ्टर वैक्सीन तो वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही मुंबई में भी वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया। वहां की सभी सेंटर्स पर तैयारियां पूरी हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। वैक्सीनेशन ड्राई रन का फेज 2 फिलहाल शुरू हो चुका है मुंबई में, जहां बीकेसी के जंबो सेंटर में मौजूद है। मेरे साथ यहां की टीम मौजूद है। राजेश डेरे सर, सर बताइए किस तरह से पूरा ये प्रोटोकॉल लेने वाला है, जगह कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ अरेंजमेंट्स है, कितनी कैपेसिटी के साथ ये किया जा रहा है? महानगर पालिका पूरी तरह सज्ज है। हमारे महानगर पालिका आयुक्त और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, इनके आदेश के हिसाब से बीकेसी जंबो फैसिलिटी 15 वैक्सीनेशन इंडिपेंडेंट यूनिट ये पूरी तरह तैयार कर चुकी है आज ड्राई रन के लिए। उसके लिए लगने वाले सारे डॉक्टर्स, सारे सिस्टर्स, सारे वार्ड बॉयज़, सारे ट्रेन महानगर पालिका कर चुकी है। और आज हमारा ड्राई रन WHO ऑब्जर्वर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर हो रहा है और वो हिसाब से हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है। सेपरेट एंट्री और एग्जिट भी है। यहाँ जो आप वेटिंग एरिया देख रही है, यहाँ 50 से 60 लोगों को विद सोशल डिस्टेंसिंग वेटिंग एरिया है। हमने 2 LED यहाँ लगा चुके हैं। कंटिन्यूस यहाँ उनको एडवाइजरी मिलेगी वैक्सीन क्या है, महानगर पालिका आपके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है। और यहाँ एक हम काउंसिलर अपॉइंट कर चुके हैं कि अगर उनको और भी कुछ दिक्कत है तो हमारे ट्रेंड काउंसिलर उनको काउंसिल करेंगे। फिर यहाँ से आप हेल्प डेस्क देख सकते हो, वहाँ से उनको यहाँ से इनको ये रजिस्ट्रेशन बूथ्स आप देख सकते हो। यहाँ सारे हमने डॉक्टर बिठा दिए जो ट्रेंड है, उनको ऐप की मालूमात है, सब कुछ ट्रेनिंग हो चुका है। यहाँ वो सिटीजन बैठेगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ बैठे या हेल्थ केयर वर्कर्स
ये उस ऐप में वेरीफाई करेंगे कि इनको अपॉइंटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। फिर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ दिखेगा। यहाँ से फिर एक टोकन जनरेट होगा। आप देखिए ये टोकन जनरेट होगा तो इसी टोकन नंबर का जो वैक्सीनेशन बूथ है उसमें उनको लिया जाएगा। ड्राई रन तो चल ही रहा है कोरोना वैक्सीन पर, लेकिन सियासत भी चल रही है और बड़ी तेजी से चल रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले पीएम टीका लगवाएं और उसके बाद वो भी टीका लगवा लें। वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उसको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने लव जिहाद कानून का दांव चल दिया है। राज्य में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे को हवा दी। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो उनकी सरकार राज्य में लव जिहाद कानून लेकर आएगी। आपको बता दें कि एमपी में जो लव जिहाद कानून लाया गया उसमें दरअसल क्या प्रावधान किए गए हैं। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 से 10 साल तक की सजा, धर्म परिवर्तन की 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। लव जिहाद के खिलाफ परिजन शिकायत कर सकते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन गंभीर और गैर जमानती अपराध है। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल की 48 सीटों के प्रभारी हैं। ऐसे में उनका ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी सीएए जैसे मुद्दों को उठाकर पहले भी राज्य की सियासत में भूचाल ला चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुलकर राज्य में नागरिकता कानून की वकालत कर चुके हैं। बंगाल में मिशन 200+ का सपना संजोए बीजेपी बंगाल को हर हाल में अपना बना लेना चाहती है। एक के बाद एक शीर्ष नेताओं के बंगाल दौरे, ममता सरकार पर बयानबाजी और बीजेपी की आक्रामकता इस बात का प्रमाण है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और 12 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से एक दिन पहले पार्टी ने नंदीग्राम में विशाल रैली करके अपनी ताकत दिखा दी। रैली को मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और सुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने संबोधित किया और ममता सरकार पर इस दौरान तीखे हमले किए गए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नंदीग्राम की इस रैली में सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का, बोला था कि नहीं बोला था? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है, बताना है कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में सजा सुनाई गई है। लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत ने लखवी को टेरर फंडिंग केस में 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में बुधवार को ट्रंप समर्थकों के प्रदर्शन में हुई हिंसा में घायल एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन जिले की सीमा पर स्थित मोरटक्का खेड़ी घाट पर नर्मदा नदी में नाव पलट गई। नाव में सवार 11 में से 9 लोगों को बचा लिया गया। पानी में डूबे 2 लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 26 जनवरी से पहले पुलिस ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। हैरत की बात यह है कि यह हथियार बड़ी चालाकी से एक कार में छिपा कर लाए जा रहे थे।
लेकिन इसकी भनक दिल्ली पुलिस को लग गई थी। हालांकि जब कार की तलाशी ली गई तो खुद पुलिस वाले भी चौंक गए। कार के दरवाजे के पीछे का हिस्सा कवर लगाकर छिपाया गया था, लेकिन उसके अंदर पिस्तौल रखी गई थी। एक एक करके पुलिस वाले ने पिस्तौल निकालना शुरू किया और फिर गिनती बढ़ती चली गई। इसी तरह कार के दूसरे दरवाजे के पीछे भी पिस्तौल छिपा कर रखी गई थी। अलग अलग रंग के सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि कार ही हथियार उगल रही है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी। जब कार की डिग्गी खोली गई तो वहाँ भी बड़ी तादाद में पिस्टल मिली। जब पुलिस ने गिनती की तो कार से कुल 35 पिस्टल बरामद हुई। इसके साथ ही 60 कारतूस भी पुलिस को मिले। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों को यूपी का एक हथियार तस्कर दिल्ली लेकर आया था। इनकी डिलीवरी दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर को होनी थी। आशीष नाम के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन इलाके में धड़ल्ले से बिक रही कच्ची शराब को लेकर पुलिस और प्रशासन पर एक बार फिर सवाल उठा है। क्योंकि शराब माफिया की तरफ से बेची गई जहरीली शराब पीने से बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और दर्जन भर से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले कई सालों से देसी शराब बनाई जा रही है और आरोप है कि आबकारी विभाग और पुलिस वालों की इसमें मिलीभगत है। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी कुलदीप अभी भी फरार है। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए एसएचओ समेत 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। इस बीच आबकारी विभाग ने सरकारी देसी शराब के ठेके को भी सील कर दिया। ठेके से शराब के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिस ब्रांड की शराब पीकर लोग बीमार पड़े हैं, उसे सरकारी ठेके से भी बेचा जा रहा था। सुबह इस घटना की जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी और हम लोग तत्काल जो है मौके पर, यहाँ जीतगढ़ी में घटना हुई थी, मौके पर आए और 5 लोगों के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। क्योंकि ये ठेका या ये हमारा वाइन शॉप जो है उसी गांव के ठीक बगल में है, इसलिए एहतियातन जो है उसको सील किया गया है। उसकी भी जांच पड़ताल कराई जा रही है कि उनको देख लिया जाए सही शनाख्त। बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर पीड़ितों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दोषी डिस्टिलरी के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई का आदेश दिया गया है। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। अभी तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल में पक्षियों की मौत के बाद हड़कंप है और अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। चिकन और अंडे की दुकानों को बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 7 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं, जिसमें कि इंदौर और नीमच की बात करें तो यहाँ पर जो मुर्गियां हैं उनमें बर्ड फ्लू पाया गया। इसी वजह से प्रशासन ने 1 किलोमीटर की परिधि जहाँ पर ये बर्ड फ्लू पाया गया है वहाँ पर की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 10 किलोमीटर परिधि को सर्वेलेंस पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में इस वक्त है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का बर्ड फ्लू अभी इन मुर्गियों में नहीं पाया गया है। लेकिन ये जरूर है कि धंधा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। धंधे की क्या स्थिति है जब से बर्ड फ्लू? अभी तो बहुत कम गिराकी हो गई है बर्ड फ्लू के चक्कर में। और क्या नाम से जो मुर्गा आ रहा है ये लोकल मुर्गा आ रहा है, बाहर से कोई मुर्गा नहीं आ पा रहा अभी। बाहर से कितना आ जाता था? बाहर से गाड़ियां आ जाती थी भर भर के, अब वो नहीं आ रही और रेट तो अभी वही है। लेकिन लोग पूछ रहे होंगे कि भोपाल में बर्ड फ्लू है कि नहीं भाई साहब? डर रहे हैं लोग, गिराकी बहुत कम हो गई है बर्ड फ्लू के चक्कर में। तो आपने देखा कि बर्ड फ्लू का कहर पूरे प्रदेश में 7 जिले चपेट में आ चुके हैं और दुकानदारों का भी कहना है कि बर्ड फ्लू के चलते और जो दुकानें हैं चिकन की वो भी ग्राहक भी कम आ रहे हैं, चूंकि उनको डर है कहीं भोपाल में तो बर्ड फ्लू का असर नहीं दिखाई दे रहा। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सतर्क है। देखिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विपिन परमार की रिपोर्ट। हिमाचल के बाद अब हरियाणा में भी बर्ड फ्लू का कहर जो है वो बरपता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट भोपाल से आई है 3 पोल्ट्री फार्म्स की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है उसकी शुरुआत हरियाणा की ओर से जो है वो पंचकुला के अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स में तकरीबन 1 किलोमीटर का रेडियस है वहां पर शुरू कर दी गई है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर चंडीगढ़ से जो है पोल्ट्री गुड्स की सप्लाई रहती है, क्योंकि लगातार आशंका जताई जा रही थी
कि बर्ड फ्लू हो सकता है, क्योंकि ये जो सैंपल्स थे पहले जलंधर भेजे गए थे, उसके बाद इन्हें भोपाल भेजा गया था और भोपाल की जो लेबोरेटरी है उससे पॉजिटिव जो है वो रिपोर्ट आई है। ऐसे में कितना असर जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर पड़ा है, कितना रेट्स का? सर, क्या कुछ प्रोडक्ट अब जिस तरह से चिकन और अंडों की अगर बात करें, क्या सेल में कोई फर्क आया है या कोई प्राइस में फर्क आया है? सेल में फर्क आया है, पर 180 होता 180 तो क्या लोग भी कम आ रहे हैं जब से? कम आ रहे हैं सर, थोड़े क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पहले लॉकडाउन के चलते आपकी दुकानें बंद रही, उस समय भी नहीं बिका? काम तो रेगुलर चलता रहा, ऐसी बात नहीं, काम तो रुका नहीं, रेगुलर चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो भोपाल की लेबोरेटरी है उसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आ गई है, जिसके बाद क्योंकि पंचकुला जिले से काफी स्टेट्स में जो है वो सप्लाई जाती है, ऐसे में जो सैनिटाइजेशन है वो 1 किलोमीटर के रेडियस के साथ साथ 10 किलोमीटर का रेडियस जो है उस पर नजर जो है वो हरियाणा का जो पशुपालन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो रखेगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि H5N8 अगर बात करें N8, ये जो वायरस है ये कम घातक होता है, ये बर्ड फ्लू का एक और जो है फॉर्म है, लेकिन जो H5N1 रहता है वो घातक रहता है। ऐसे में प्रिकॉशंस लेने की बात जो है वो सरकार की ओर से की गई है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप चिकन या अंडे का इस्तेमाल करते हैं खाने में तो उसे अच्छी तरह से पका ले, क्योंकि अच्छी तरह से पकाने पर बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। कैंपस पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हिमाचल में भी बर्ड फ्लू को लेकर चिंता है। वहां बड़ी तादाद में विदेशी पक्षियों की मौत के बाद सरकार पूरी तरह से सतर्क है। देखिए संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। को लेकर देश भर में मचे हड़कंप के बाद हिमाचल प्रदेश की भी कमोवेश यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जलाशय पौंग बांध में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी मारे गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों से ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि वहां भी काफी पक्षियों की मृत्यु हुई है। ऐसे में सरकार के सामने कोरोना संकट से निपटने के बाद एक और बड़ा संकट सामने पक्षियों को लेकर हो गया, क्योंकि पक्षियों से फैलने वाला संक्रमण तेजी से बाकी जानवरों और पशु पक्षियों में भी फैल सकता है। ऐसे में सरकार ने पूरे क्षेत्र को कंटेन कर लिया है और वहां लोगों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि डरने जैसी बात नहीं है, अब देखना है कि सरकार की टास्क फोर्स किस तरह से इस संक्रमण पर काबू पा पाती है और कैसे इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि अभी वायरोलॉजी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सरकार कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। और इधर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी की वजह से पिछले 5 दिनों से फ्लाइट्स बंद हैं। बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में हाईवे और आम सड़कें बंद हैं। गुलमर्ग में लोगों के घरों से लेकर मैदान तक कई फीट बर्फ जमा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। भारी बर्फबारी से पूरी कश्मीर घाटी में बर्फ सफेद चादर की तरह बिछ गई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कश्मीर में बर्फबारी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, लेकिन सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। राजौरी में भी भारी बर्फबारी का असर यह है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं और बर्फ की सफेद चादर का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सैलानियों के लिए जो सजा है वो जो मजा है वो स्थानीय लोगों के लिए एक तरह से सजा बन गई है। स्थानीय लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। श्रीनगर में बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि आम जनजीवन लगभग ठप सा हो गया है। सड़कों के अलावा जो गाड़ियां हैं उन पर भी बर्फ जमी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कितनी परेशानी यहाँ पर जो लोग हैं उनको हो रही है। आने जाने के लिए रास्ते बंद हैं, गाड़ियों पर पूरी तरह से बर्फ जम गई है। हालांकि लगातार बर्फ को हटाने का काम किया जाता है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते तमाम दिक्कतें यहाँ के लोकल लोगों को उठानी पड़ रही हैं। में भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन जो है वो अभी भी अस्त व्यस्त है और इसको पटरी पे लौटना अभी बाकी है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से काफ़ी बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं,
वो तीनों मुतासर हुई हैं। ख़ासतौर से अगर सड़कों की बात करें तो अभी भी शहर श्रीनगर में गली कूचे बंद है क्योंकि वहाँ से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे हालत और भी बदतर है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और वहाँ की सड़कें अभी भी बर्फ़ से बंद हैं और जो इंटीरियर्स हैं वहाँ के लोगों को काफ़ी दुश्वारियों, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई दिनों से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहाँ पे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस गर्भवती महिलाओं को अपने कांधों पे उठा के अस्पताल पहुँचा रही है या अस्पतालों से लेके अपने घरों तक पहुँचा रही है। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। हालांकि शहर श्रीनगर में आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है वो पटरी पे लौट आई है, लेकिन गाँव के इलाके जो है, देही इलाके हैं, वहाँ पे अभी भी मुश्किलें बनी हुई है। घाटी और पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद कर दिया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी कितनी ज्यादा हुई है। बद्रीनाथ मंदिर से लेकर बद्रीनाथ धाम की वादियां सफेद चादर से ढक गई।